Okay, most welcome to you all in Anupam Social Arena. Our today's topic is important articles related to President of India. हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पार्ट नंबर 5, ओके, और उसमें भी आर्टिकल नंबर 52 to 78 which deals with the यूनियन एग्जीक्यूटिव. अब यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? जैसे प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया. तो ये सब आते हैं किसमें? यूनियन एग्जीक्यूटिव में. ठीक है, और इसमें भी हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं, स्पेशली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. कौन कौन से आर्टिकल हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. पहला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 52, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया में प्रेसिडेंट होगा. एंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेसिडेंट वी हैव टेकन फ्रॉम ब्रिटेन. अब ब्रिटेन में कोई प्रेसिडेंट तो है नहीं, वहां पे क्या होता है? किंग या क्वीन होता है. तो जैसे वहां पे भी जो क्वीन या किंग है उसके पास में भी नॉमिनल पावर होती हैं. ठीक है, हेड ऑफ स्टेट वहां पे भी वही होते हैं. हमारे यहाँ पे भी क्या है कि देखा जाए तो प्रेसिडेंट क्या होता है, उसके पास में भी नॉमिनल पावर होती है, यानी कि नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट इज प्रेसिडेंट, बट रियल वी ऑल नो दैट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटेन से लिया है. सेकेंड क्या है? आर्टिकल नंबर 53, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, यानी कि पावर एंड फंक्शंस की बात कर लें तो उसको डील करता है आर्टिकल नंबर 53. पावर में जैसे क्या क्या हो जाता है? एग्जीक्यूटिव पावर हो गई, लेजिस्लेटिव पावर हो गई, जुडिशरी पावर हो गई, डिप्लोमेटिक पावर हो गई, मिलिट्री पावर हो गई, फाइनेंशियल पावर हो गई. तो ये सभी पावर किसके पास में होती हैं? प्रेसिडेंट के पास में होती हैं. ओके, आर्टिकल नंबर 54, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी इसमें बेसिकली क्या होता है? इलेक्टोरल कॉलेज की बात करता है. ठीक है, तो इसमें कौन कौन वोट करता है, यानी कि पहली चीज तो पता होनी चाहिए कि इसका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है. जैसे हम लोग क्या करते हैं, एमएलए को इलेक्ट करना है या फिर एमपी को इलेक्ट करना है तो डायरेक्ट हम लोग वोट देते हैं. ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, हम लोग तो कॉमन मैन तो वोट नहीं देता है. उसमें क्या होता है कि जो एमपीज होंगे फ्रॉम बोथ द हाउसेज, इलेक्टेड एमपीज फ्रॉम बोथ द हाउसेज, वो क्या करेंगे? अपना वोट देते हैं. किसको? प्रेसिडेंट के लिए. एंड इलेक्टेड जो मेंबर्स होंगे फ्रॉम लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबली से जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो इसको में वोट डालते हैं, प्रेसिडेंट को वोट करते हैं. थर्ड पे कौन आता है? जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज, उसमें भी दिल्ली, पुडुचेरी और अब जो है नया कौन सा हो गया जहां पे विधानसभा का कॉन्सेप्ट आ गया है, लेजिस्लेटिव असेंबली का कॉन्सेप्ट आ गया है, वो है जम्मू एंड कश्मीर. तो यहाँ के जो मेंबर्स होंगे, इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है, वो भी प्रेसिडेंट के वोट उसमें इलेक्शन में वोट करते हैं. ओके, नेक्स्ट हो गया आर्टिकल नंबर 55, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. ठीक है, क्या तरीका होता है? जब इनडायरेक्ट इलेक्शन है तो इसका तरीका कौन सा होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम. ठीक है, ट्रांसफरेबल वोट. अब इसमें क्या होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है कि जो जनता होती है, जिसने एमएलए को इलेक्ट किया है, चूज किया है, ठीक है, जिसने एमपी को इलेक्ट किया है, ठीक है, उसके बिहाफ में, यानी कि उसको प्रोपोर्शनली वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस प्रेसिडेंट को इलेक्शन, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में. ठीक है, तो ये हो गया प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंटेशन. और सिंगल ट्रांसफरेबल क्या होता है कि जो सीक्रेट बैलेट पे वोट होता है ये, और उस बैलेट में ऐसा नहीं है कि आप एक के नाम पे कोई ऐसी स्टैंप लगा के और आप बैलेट बॉक्स में डाल देंगे. नहीं, वहां पे क्या होता है कि आपको जितने भी कैंडिडेट्स हैं, आपको मतलब जो एमपीज और एमएलएज हैं जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन प्रोसीजर में, वो क्या करते हैं कि जैसे 2 या 3 या 4 जितने भी कैंडिडेट उसमें इलेक्शन में आ रहे हैं प्रेसिडेंट के लिए, उसके सामने वो नंबर लिखते हैं कि फर्स्ट चॉइस हमारी ये हो गई, सेकेंड ये हो गई, थर्ड हो गई, ये हो गई, फोर्थ हो ये हो गई. इसमें भी क्या होता है कि एमएलएज का जो वैल्यू ऑफ वोट होता है वो अलग होता है, एमपीज का वैल्यू ऑफ वोट अलग होता है. फिर इसमें एक फिक्स्ड कोटा निकाला जाता है. उस कोटे को जो है सिक्योर करना पड़ता है प्रेसिडेंट बनने के लिए. जो उस कोटे को, फिक्स कोटे तक पहुंच जाता है, ठीक है, वो प्रेसिडेंट बन जाता है. तो इस पे एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे और उस पर बात कर लेंगे. ठीक है, ओके. नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 56, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट. ठीक है, तो 5 ईयर का टर्म होता है. अगर कोई प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आता है देन उसका जो टाइम पीरियड होगा वो 5 ईयर का होता है. नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 57, एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन. ओके, एलिजिबिलिटी फॉर
री इलेक्शन, क्या वो री इलेक्ट हो सकता है? कोई भी प्रेसिडेंट जो एक बार है, सिटिंग प्रेसिडेंट है, क्या वो री इलेक्ट हो सकता है? ठीक है, तो हाँ, हो सकता है। और कोई एज का भी यहाँ पे बाउंडेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं दिया गया है। ठीक है, तो अभी तक जो लेकिन री इलेक्शन में भी ये होता है कि आपको सेम वही पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, वही सब इलेक्टोरल कॉलेज होगा, वही आपका मैनर ऑफ द इलेक्शन होगा, तो वो सब पूरा वही फॉलो किया जाएगा। और री इलेक्ट होने का यानी कि 2 बार प्रेसिडेंट बनने का मौका अभी तक इंडिया में किसे मिला है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो पहले हमारे राष्ट्रपति थे। ओके, नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 58, क्वालिफिकेशंस यानी कि एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए। पहला तो क्या है? इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए, एंड वो लोकसभा का एमपी बनने की उसके अंदर क्वालिफिकेशन यानी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, और कोई भी जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो होल्ड ना कर रहा हो। ठीक है, किसी भी लाभ के पद पर ना बैठा हुआ हो। तो लाभ के पद का मतलब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं वो लाभ के पद पे गिने जाते हैं। कोई भी मिनिस्टर, कोई भी जो प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भी जो भी हो गया, वो सब लाभ के पद में नहीं गिने जाते हैं। ध्यान रखना इस चीज को। ओके, अच्छा, ये हो गया क्वालिफिकेशन में। अब होता क्या है कि भाई ये क्वालिफिकेशन, ऐसा कोई आपने देखा है कि इसमें कोई भी एजुकेशन का कोई भी क्राइटेरिया नहीं दिया गया है, तो क्या होता है, इतनी एलिजिबिलिटी तो लगभग बहुतों के पास में है, तो कोई भी क्या इसमें कंटेस्ट कर सकता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? नहीं। अब इसमें क्या होता है कि भाई उस जो इसमें इलेक्शन में जाना चाहता है, ठीक है, उसको सब्सक्राइब कौन करना चाहिए? उसको 50 आपके प्रपोजर्स होने चाहिए, ठीक है, एंड 50 सेकेंडर्स होने चाहिए। ठीक है, प्रस्तावक और अनुमोदक जिन्हें बोला जाता है हिंदी में, वो 50-50 होने चाहिए। और वो भी कौन होंगे? इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर होंगे, यानी कि एमपीज या एमएलएज हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि कॉमन मैन वहां पे इलेक्शन में नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास में इतने एमपीज और एमएलएज कहां से आएंगे? तो कोई ना कोई पार्टी, जो बड़ी पार्टियां हैं, उनका ही मेंबर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में के लिए एलिजिबल हो पाता है, क्योंकि 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स आपको कहां से मिल पाएंगे? ठीक है, तो समझ जाइए, यहां पे आके जो है बहुत से लोग क्या हो जाते हैं, वो एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। और सेकेंड क्राइटेरिया क्या है कि जो आपकी सिक्योरिटी मनी है, डिपॉजिट, वो करना पड़ता है 15,000। ठीक है, अगर जो वोट पड़े हैं, यानी कि टोटल जो पोल्ड वोट्स हैं, उसमें 1/6 अगर नहीं सिक्योर कर पाए, ठीक है, तो आपका जो मनी है वो क्या हो जाएगा? वो सीज हो जाएगा, मतलब जब्त कर लिया जाएगा। वो पैसा आपको वापस, जो इलेक्शन के लिए कंटेस्ट कर रहा है, उसको वापस नहीं मिलेगा। तो सबसे मेन यहां पे आता है 50 इलेक्टर्स और 50 प्रपोजर्स और 50 जो सेकेंडर्स हैं, वो लोगों को नहीं मिल पाते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आर्टिकल नंबर 59, कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। अब क्या नहीं होना चाहिए? पहली चीज क्या है कि कोई भी पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। सेकेंड क्या है कि हाँ, जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है वो होल्ड नहीं होना चाहिए किसी के उसके पास में। और जो कंटेस्ट कर रहा है पर्सन इलेक्शन के लिए, वो जो है एमपी या एमएलए नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई है तो उसे क्या करना पड़ेगा? पहले रिजाइन देना पड़ेगा, देन ओनली ही कैन कंटेस्ट फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 60, ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट को ओथ या अफर्मेशन कौन करवाता है? वो करवाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज जो होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो जो है शपथ ग्रहण करवाता है प्रेसिडेंट को। ठीक है, अब यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, थोड़ा सा ओथ और अफर्मेशन, जनरली लोग इसको एक ही चीज समझ लेते हैं। ठीक है, जब ओथ क्या होता है कि ओथ को कोई भी जो पर्सन होगा, ही विल टेक ओके बाय द नेम ऑफ गॉड, भगवान का नाम लेके, यानी थीस्ट लोग, ठीक है, जो किसी ना किसी धर्म को मानते हैं, वो अपने गॉड को साक्षी मान करके ओथ लेते हैं। अफर्मेशन का मतलब क्या हो गया कि भैया ऑन द सेल्फ कॉन्शियंस जो शपथ लेते हैं, ठीक है, वो किसी मतलब अथीस्ट लोग होते हैं, वो किसी भी गॉड को नहीं मानते हैं, किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, तो वो सेल्फ कॉन्शियंस के बेस पे जो शपथ ग्रहण करते हैं, ओके, दैट इज कॉल्ड अफर्मेशन। तो ये हो गया। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 61, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर कोई भी प्रेसिडेंट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है, तब उसके खिलाफ में इम्पीचमेंट का जो चार्ज है
वो क्या किया जाता है, इनिशिएट किया जाता है। और वो किसी भी हाउस का, यानी राज्यसभा या लोकसभा का जो कोई भी मेंबर है, मतलब किसी भी हाउस में जो चार्ज है वो इनिशिएट किया जा सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है कि आपको अपने हाउस के 1/4 जो मेंबर्स होंगे उसको क्या करना पड़ेगा, अपने साथ में उस पर साइन लेने पड़ेंगे जो आप चार्ज इनिशिएट कर रहे हो, ठीक है, इस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में। और वो जो है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा, 14 डेज बिफोर नोटिस देना पड़ेगा जो आप दूसरे हाउस में उसको भेज रहे हैं। और वहां पे क्या किया जाएगा, पूरा इन्वेस्टिगेशन चलता है और उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान में प्रेसिडेंट है वो प्रेजेंट हो सकता है, वो भी उसको सुन सकता है, डिस्कशन कर सकता है। ओके, और अगर भाई उसको वो भी सस्टेन कर देता है हाउस की, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि उसको जो है अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है, मतलब रिजाइन, क्या मतलब हटा दिया जाता है उसे, ठीक है, प्रेसिडेंट को। ओके, तो ये हो गया। और हाँ, इसके लिए क्या होता है, हटेगा जब पहले तो 1/4 का उसको साइन चाहिए और उसके बाद में भी 2/3 मेजॉरिटी से अपने हाउस से, जिस हाउस में आपने इसको चार्ज को इनिशिएट किया है वहां से सपोर्ट लेना पड़ेगा कि भैया वो उतने लोग 2/3 मेंबर्स हैं वो शामिल हैं आपके साथ में। फिर दूसरे हाउस में भी जब ये जाता है, इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो चलेगा, वहां पे भी 2/3 मेजॉरिटी से जो इम्पीचमेंट का चार्ज है वो पास होना चाहिए, तब जो है इम्पीचमेंट प्रोसेस फाइनली हो पाता है और उसको हटाया जाता है प्रेसिडेंट को। ओके, और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, PPEE ट्रिकोई। याद करने का मतलब है कि जैसे आर्टिकल नंबर 52, 53 इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर 52 मतलब P का मतलब हो गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, 53 फिर P हो गया तो इसका मतलब है पावर एंड फंक्शन, ठीक है। E का मतलब हो गया इलेक्शन, यानी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होगा। नेक्स्ट है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो मैनर मैंने बताया था आपको, वैल्यू ऑफ वोट जो एमएलए की, फिर एमपी की, फिर फिक्स कोटा, वो वाला। T फॉर टर्म आर्टिकल नंबर 56 इसको डील करता है और इसको री इलेक्शन 57 इज मीन्स री इलेक्शन एंड 58 इज एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन बोल लो या एलिजिबिलिटी ऐसे याद कर सकते हो। आर्टिकल नंबर 59 कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, मतलब C है तो कंडीशंस हो गया, O मतलब वो था आर्टिकल नंबर 60 और लास्ट में I है तो I का मतलब इम्पीचमेंट, आर्टिकल नंबर 61। ओके, चलो ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने सीखा, पढ़ा और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया था, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।